सुख रहे। डन। हेलो, वेलकम, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम आ गए हैं साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक नया क्लास लेके। अभी तक हम पढ़ रहे थे इससे पहले तक जेजे एक्ट के बारे में। जेजे ए जो अभी का क्लास होने वाला है जेजे एक्ट का ही विनियम है। जेजे एक्ट के को कैसे फॉलो किया गया है, कैसे उसको अप्लाई करना है, इसके संबंध में आज का क्लास होने वाला है। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा है आप सबका क्लास बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आप सब लोग बहुत अच्छे से पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में तैयारी कर रहे होंगे। और इसी शुभकामना के साथ में आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे पीछे लगा हुआ है बैकग्राउंड में किशोर न्याय बालकों का देख रेख संरक्षण विनियम। अभी तक हमने पढ़ा था अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं विनियम के बारे में। विनियम मतलब क्या, क्या है विनियम। तो विनियम वो बात है जो किसी भी अधिनियम को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, इसके बारे में बताया जाता है। तो ये हो जाता है विनियम। थैंक यू। चलिए, तो विनियम क्या हो जाता है, कैसे किसी भी एक्ट को चलाना है, उसको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या रूल रहेगा, क्या क्या रेगुलेशन रहेगा, इसके संबंध में जानकारी देती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किशोर न्याय बालकों का देख रेख संरक्षण विनियम 2016। बेसिकली चीजें वही हैं जो अधिनियम में हमने पढ़ा है, वही चीज इसमें पूरी तरह से दोबारा क्या है, रिपीट है, समझ लो। वही चीजें दोबारा बताई गई है कि जेजे एक्ट में जो चीजें थी, जेजे बोर्ड का गठन, सीडब्ल्यूसी का की कार्य प्रणाली। तो इन सब चीजों के बारे में एक बार एक क्लास इस तरह से होगा, समझ लो कि हम उसी का क्या कर रहे हैं, एक मैराथन क्लास ले रहे हैं जेजे एक्ट का। और उसको फिर से दोबारा रिवीजन के बेस में जैसे रिवीजन कर रहे होंगे उस टाइप से थोड़ा फास्ट ट्रैक इसको देखेंगे। ये सेम टू सेम है, आपका जो पुराना जो क्लास हुआ है जेजे एक्ट का वही है, ठीक है। रिपीट हो जाएगा आप लोग का जो भी दिमाग में, चूंकि इसको पढ़ाने का तात्पर्य यह हुआ कि आपके सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है, रहने के लिए सेम है। पता नहीं सिलेबस बनाने वाले ने क्या सोच के ये सिलेबस बनाया है कि दोबारा फिर उसी उसी चीज को रिपीट कर दिया गया है। अच्छा, एक जबरदस्त बात आपको बता रहा हूँ। आपने अपना अ, जो भी सिलेबस है उसको देखा होगा। सिलेबस में कोई मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कैसे हो पाएगा। बट आप डिटेल में उस सिलेबस के अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो यही चीज है, बार बार एक ही चीज को कई जगह पे सेम चीजों को दे दिया गया है। देखना है एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं किशोर न्याय बालकों का देख रेख संरक्षण विनियम 2016। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी अधिनियम है तो विनियम की जरूरत क्यों पड़ी। तो विनियम की जरूरत इसलिए पड़ी कि उस अधिनियम के जो कानून है, जो प्रावधान है, उसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिए इस विनियम की आवश्यकता पड़ी। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, बालकों का देखरेख एवं संरक्षण विनियम। बालकों किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण विनियम, विनियम 2016। तो देखिए, जैसा कि हमने अधिनियम में पढ़ा था, अधिनियम में टोटल जो धारा की संख्या थी, अधिनियम में टोटल धारा की संख्या पहले देख लेते हैं। अधिनियम,
अधिनियम, ठीक है। तो अधिनियम में टोटल धारा की संख्या कितनी थी? 112। और उसके बाद में विनियम की बात करें, विनियम में टोटल धारा की संख्या इसमें दी गई है, टोटल धारा 94। अध्याय इसमें था, अध्याय इसमें दिया गया था कितना? 10 अध्याय। इसमें अध्याय की संख्या है, इसमें अध्याय की संख्या है 9। ठीक है। इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। विनियम में कितने हैं धारा? 94। अध्याय कितने हैं? 9। अधिनियम में कितने हैं धारा? 112। और अध्याय कितने हैं? 10। ठीक है। अब देखते हैं जेजे मॉडल रूल 2016 क्या है, कैसे आया, क्यों आया। तो जेजे मॉडल रूल 2016 की अगर बात की जाए तो अ, इसे फिर से वही कहा जाता है किशोर न्याय बालकों का संरक्षण विनियम 2016, है ना। इसकी जो आप लोग एक एक लाइन में लिखते जाइएगा, इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जेजे एक्ट के, जेजे एक्ट के जो भी बातें हैं, बातों को लागू करने के लिए, जेजे एक्ट के बातों को लागू करने के लिए, करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। ठीक है। इस अधिनियम को 21 सितंबर 21 सितंबर 2016 को पूरे भारत में, पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है। तो दो दो चीजें आपको याद रखनी होगी कि कब ये लागू हुआ। तो 21 सितंबर 2016 को पूरे भारत में ये अधिनियमित हो गया। ठीक है, लागू हो गया। अब एक्ट क्या है? तो एक्ट है कानून। ठीक है। जो क्या है? कानून। एक्ट का मतलब होता है कानून, और रूल्स का मतलब होता है कानून को कैसे लागू किया जाए। तो एक्ट क्या हो गया, इसी बात को एक बार फिर से देखते हैं। तो एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है, इतना पतला का है यार है। एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून। ठीक है। और रूल का मतलब होता है नियम, या लागू कैसे किया जाए। इन जो भी कानून है इसे लागू कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो यही बात है कि हम इसे लागू कैसे करें, इसके बारे में बातें कही गई है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में। तो आवश्यकता भी यही हो जाएगा। आवश्यकता क्यों पड़ी इस अधिनियम की? तो जेजे एक्ट के, जेजे एक्ट 2015 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, लागू करने के लिए यह एक्ट बनाया गया। करने के लिए यह मॉडल, मॉडल विनियम, विनियम बनाया गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इस विनियम में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो जेजे एक्ट 2015 है, तो जेजे एक्ट में बहुत सारी चीजों के बारे में बात कही गई है।
ठीक है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, उनकी सुनवाई की प्रक्रिया, इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है। तो उन्हीं प्रक्रियाओं को कैसे क्रमबद्ध तरीके से, मतलब इतना डिटेल में है कि बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, कुर्सी कैसी होगी, कुर्सी के अगल बगल में जो लोग बैठे होंगे वो कैसे होंगे, इतना डिटेल इस अधिनियम में, इस रूल में दिया गया है। ठीक है, तो अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना है इसमें। अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना है, अपन को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखना है, एक बार फिर से देखते हुए चलना है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई 2016 में? तो देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि जेजे एक्ट जो पहली बार यहाँ आया था, इससे पहले लागू था 2000, जेजे एक्ट 2000। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इसका संशोधन हुआ, कब हुआ? 2007 में हुआ। फिर इसके बाद में संशोधन करके 2015 में जेजे एक्ट बनाया गया। और 2015 में जेजे एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो 2015 2012 में क्या हुआ था? दिल्ली दिल्ली कांड आप लोग को याद होगा, है ना? तो 2012 में जब दिल्ली में यह कांड हुआ, उसके बाद में पूरे देश में फिर से क्या उठने लगी? नए अधिनियम बनाने के और कठोर कानून बनाने के मांग उठने लगी। तो उन मांगों को लागू करने के लिए 2015 में जेजे एक्ट बनाया गया। और ये जेजे एक्ट 2015 में जब बना, तो इसमें जो CWC, JJB और CWC के कार्यों को क्या किया गया? कार्यों को बढ़ाया गया, कार्यों को अधिक विस्तार दिया गया, अधिक विस्तार दिया गया, दिया गया। तो इन विस्तारों के प्रावधान, इन विस्तारों को कैसे लागू किया जाए राज्य में, ठीक है, जिला स्तर में, इन सभी स्तरों में कैसे लागू किया जाए, इसे इसलिए इसे लागू करने के लिए, फिर इसे लागू करने के लिए 2016 में 21 जुलाई 21 सितंबर सॉरी 21 सितंबर 2016 को यह अधिनियम पूरे भारत में, यह रूल पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, इसका लागू करने का मतलब था जेजेबी की, CWC की नई संरचना, इसके अलावा जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बातें करने के लिए, उसकी पूरी मतलब किस प्रकार से किसी अभियुक्त के साथ में, किसी बच्चे के साथ में व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए। तो ये क्या हो गया? इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं, इस अधिनियम के बारे में देखते चलते हैं। अधिनियम बहुत बड़ा है, आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, जितना हो सके एक बार देख लीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, आपको दोबारा इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ, हाँ, वो निर्भया कांड ही बोलते हैं, दिल्ली कांड किस क्या है, उसका नाम दिया गया है निर्भया हत्या करके, तो निर्भया कांड बोलते हैं उसको, दिल्ली कांड भी बोलते हैं, है ना? तो देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि पहला क्या क्या रहता है, पहला धारा, पहला अध्याय रहता है प्रारंभिक, पहला अध्याय रहता है क्या? प्रारंभिक। और उसके बाद में प्रारंभिक में हमेशा दो धारा रहती है, धारा 1 और 2। तो धारा 1 क्या होता है? नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 क्या होता है? धारा 2 हमेशा होता है परिभाषाएं, परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में इस नियम में टोटल परिभाषाओं की संख्या 20 है। ठीक है, टोटल परिभाषाओं की संख्या कितनी है इस अधिनियम में? 20 है। और ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा, अधिसूचना अधिसूचित कब किया गया?
अर्थात लागू कब किया गया? जिस दिन अधिसूचित किया गया उसी दिन ही लागू कर दिया गया। तो अधिसूचित कब किया गया? 21 सितंबर 2016 को। एक बार बताइएगा, आप लोग को पीडीएफ का जो अक्षर है वो समझ आ रहा है? प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ का जो अक्षर है वो समझ आ रहा है ना? ठीक है, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। क्या है, मेरा लैपटॉप एक्चुअली ख़राब हो गया है तो कुछ दिनों से, तो पीपीटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो इसीलिए इसी से टॉपिक इसी से उठाकर पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है। तो परिभाषाओं की संख्या कितनी है? 20 है। वही चीज़ें, वही परिभाषाएं हैं जो हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। वही परिभाषाएं दी गई हैं इनमें भी, जो हमने पहले पढ़ चुका है किसमें, उस अध्याय में, ठीक है, जे एक्ट में पढ़ चुके हैं, वही परिभाषा है। तो अधिनियम किसे कहते हैं? ठीक है, तो अधिनियम से अभिप्राय इसमें है जे एक्ट 2015, ठीक है। प्राधिकरण से क्या है? तो प्राधिकरण किसको कहते हैं? तो जे एक्ट के तहत गठित जो भी प्राधिकरण होगा उसे प्राधिकरण कहा जाएगा, ठीक है। मामला कार्यकर्ता किसे कहते हैं? तो सरकारी या गैर सरकारी जो भी काम करेगा उसे इस एक्ट के तहत सरकारी या गैर सरकारी जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे? मामला कार्यकर्ता कहा जाएगा। बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली क्या है? तो ऐसे ऑनलाइन प्रणाली से अभिप्रेरित है जो दत्तक ग्रहण कार्य में क्या करे? सहायता करे, ठीक है। तो ये सब हो गई परिभाषाएं। टोटल कितनी परिभाषाएं हैं? टोटल 20 परिभाषाएं हैं, ठीक है। टोटल परिभाषाओं की संख्या है 20। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होंगे उसे देखते जाएंगे। समुदाय सेवा क्या है? तो समुदाय सेवा से विधि का उल्लंघन करने वाले 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेरित है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रख रखाव, वृक्षों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचार्य गृह की सहायता करने, विकलांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवियों के रूप में कार्य करने इत्यादि कार्यकलाप भी शामिल है। तो समुदाय सेवा क्या है? तो समुदाय सेवा वो है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के संरक्षण के लिए जो भी कार्य करता है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा, ठीक है, समाज के अच्छे कामों के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है समुदाय सेवा, ठीक है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा को क्या कहते हैं? समुदाय सेवा कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा ये। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गृह अध्ययन रिपोर्ट क्या है। तो गृह अध्ययन रिपोर्ट जिसमें भावी दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता या पालक माता पिता के ब्यौरे का उल्लेख हो उसे क्या बोलते हैं? गृह अध्ययन रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब किसी भी बालक के का डिटेल हो, उसके माता पिता आदि के बारे में जानकारी हो, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत देख रेख योजना क्या होती है? तो किसी बालक के लिए ऐसे व्यापक विकास योजना है जो बालक की आयु और लिंग विशिष्टताओं तथा उस बालक के मामले में पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिससे बालक का खोया हुआ आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटने और जिम्मेदार नागरिक बनने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श तैयार किया गया हो और तदनुसार इस योजना में बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, कोई सीमा नहीं होगी। अर्थात कौन कौन सी योजना होगी इसमें? स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित, भावनात्मक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित, शैक्षणिक और प्रशिक्षण, अवकाश, ठीक है, अवकाश, खेलकूद, सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से उसका संरक्षण, बालकों के उद्धार के लिए काम करना, बालकों के उद्धार के लिए काम करना, उद्धार और अनुवर्तन, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलन करना, जीवन को कौशल प्रशिक्षण में
कौशल प्रशिक्षण में अपने जीवन को पुनर्वास के लिए आयोजित करना। तो इसके अलावा दिया गया है देश में दत्तक ग्रहण क्या होता है। तो भारत के निवासियों द्वारा जो दत्तक ग्रहण किया जाता है उसे देश में दत्तक ग्रहण। चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है, क्या होगा। जो डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा उसे चिकित्सकीय प्रशिक्षण रिपोर्ट। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 20 परिभाषाएं हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आप लोग के ग्रुप में उसमें डाल दूंगा, ये वाला पीडीएफ है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा फास्ट वे में करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इसमें दिया गया है, बताइए सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है। तो जो व्यक्ति समाज के हित के लिए कार्य करे, ठीक है, बालकों के हित के लिए कार्य करे, है ना, चिकित्सकीय कार्य करे, और ऐसे कार्यकर्ता को कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता। उसी का बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया है ना। तो ऐसा व्यक्ति अभी प्रेरित है, चलो देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रेरित है जिसे सामाजिक कार्य, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो, अर्थात क्या हो वो, क्या बोलते हैं इसको जी, मास्टर डिग्री बोलते हैं ना, मास्टर डिग्री धारी हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। और इसके अलावा शिक्षा विकास संरक्षण संबंधी मुद्दों पर कार्य, न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो, जिसने 7 वर्ष का न्यूनतम शिक्षा संबंधी कार्यों में कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति को। और इसके अलावा समाज में लगातार सामाजिक कार्य कर रहा हो, ये सब व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इस अध्याय में टोटल कितना परिभाषा दिया गया है। तो इस अध्याय में टोटल परिभाषा की संख्या है 20 परिभाषाएं दी गई है, जिसमें से आप लोग अपने दिमाग से, अपने अनुमान से भी इसका आंसर दे सकते हैं। परिभाषा में जो जो है साफ साफ दिया रहता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आएगा तो जोड़ी मिलाओ आएगा कि कौन सा परिभाषा किसका है, तो जोड़ी तो आप लोग मिला सकते हैं, है ना। अब आपको पूछेगा चिकित्सकीय उपचार क्या होता है, सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है, तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अध्याय 2 की बात करते हैं। तो अध्याय 2 में क्या दिया गया है, किशोर बोर्ड, ठीक है। उसकी बात करें, एक्ट की बात करें, तो एक्ट में भी अध्याय 2 में क्या दिया गया था, किशोर बोर्ड के बारे में बताया गया था। उसमें अगर बात करें, एक्ट की बात करें, तो एक्ट में धारा 3 दिया गया था, क्या, सिद्धांत। सिद्धांत की बात कही गई थी धारा 3 में, ठीक है। अच्छा, उस दिन कल आप पूछ रहे थे ना चंद्रिका जी कि कौन सा, तो ये भी धारा 3 पूछ सकता है। धारा 3 में क्या है, तो धारा 3 में सिद्धांत है, ठीक है। जे एक्ट के धारा 3 में सिद्धांत की बात कही गई है। तो वो भी जितने भी हालांकि धारा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा कि धारा 3 के सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत पूछ सकता है कि जे एक्ट में कितने सिद्धांत है और कौन कौन से सिद्धांत इसमें शामिल है, ऐसे करके 2-3 सिद्धांत दे देंगे, उससे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो एक बार सिद्धांत को देखते चलिएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो किशोर बोर्ड की संरचना दिया गया है धारा 4 में, ठीक है। उसमें भी धारा 4 में, एक्ट में भी धारा 4 में क्या दिया गया है, किशोर बोर्ड की संरचना दी गई है, जिसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। किशोर बोर्ड, जे बोर्ड में कितने लोग होंगे, कमेंट करिएगा। जे बोर्ड में कितने लोग होंगे, तो जे बोर्ड में 3 लोग होंगे, ठीक है, 3 लोग शामिल होंगे, जिसमें से एक क्या होगा, एक सीनियर मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, सीनियर मजिस्ट्रेट होगा। इसके अलावा 2 क्या होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, ठीक है। तो वही बात इसमें भी दिया गया है। बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, उसे बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट निहित किया जाएगा। और 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला
होना अनिवार्य है, न्यायपीठ का गठन करेंगे। सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, यही बात उसमें भी कहा गया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति नियम कौन बनाएगा? तो सामाजिक कार्यकर्ता के नियुक्ति नियम अ, चयन बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार बनाएगी। मैंने अधिनियम पढ़ाते हुए ही बताया था इसको। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, कितना एज होगा? 35 ईयर। ये क्या है? मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज की बात नहीं कही गई है। ठीक है, किस क्षेत्र से होंगे? तो समाज सेवा आदि से क्या होगा, उनका संबंध होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाज विज्ञान विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायकृत व्यक्ति होने चाहिए, है ना? ये बात भी हमने पहले, हाँ, धारा 3 इम्पोर्टेंट है। धारा 3 में एक्चुअली सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, किसके? जे एक्ट के, और हम यहाँ पे जे रूल की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया, सेम संरचना है, वही चीज जो एक्ट में पढ़े हुए हैं। कितने लोग होंगे जे बोर्ड में? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन होगा प्रत्येक, कहाँ? प्रत्येक जिलों में। और उस बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक क्या होगा? प्रधान न्यायाधीश या सीनियर न्यायाधीश, ठीक है, या नगर न्यायाधीश। इस प्रकार से पद में शामिल होंगे। वह व्यक्ति क्या बनेगा? इसका अध्यक्ष बनेगा। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, जिनमें से एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है, आवश्यक है। आगे बात करें तो बोर्ड की बैठकें, तो बोर्ड की बैठकें कहाँ होंगी, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। तो बोर्ड की बैठकें होंगी कहाँ? किसी संप्रेक्षण गृह में अथवा संप्रेक्षण गृह के निकट स्थित स्थान में इनका क्या होगा? बैठक होगा। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें तो दूसरा इसमें क्या दिया है बैठक के? तो बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित ना रहे जिसका उस मामले से कोई संबंध ना हो। आप लोग अमूमन देखे होंगे कोर्ट, कभी आप लोग अगर गए हैं, ठीक है, खैर जो विधि वाले स्टूडेंट हैं वो लोग तो डेफिनेटली कोर्ट गए होंगे, कोर्ट में देखे होंगे। तो कोर्ट में हियरिंग जब चलता है तो बहुत सारे लोग केस को सुनने जाते हैं, ठीक है, पीछे बैठे रहते हैं लाइन से। तो इस मामले में जे के मामले में जुवेनाइल किशोर न्याय बालक का संरक्षण, इस मामले में क्या होता है? इस मामले में किसी को परमिशन नहीं होता है। इसके अलावा, चलो इसको छोड़ो, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को। इसके अलावा जो जहाँ पर ये न्यायालय बैठेगा, ठीक है, ये बोर्ड बैठेगा, वहाँ पर जो चेयर होंगे, ठीक है, कुर्सी होगी, कुर्सी भी एक समान होना चाहिए। मतलब कोई जैसे मूवी वगैरह में होता है कि एक जज या सच में होता है जब हाई कोर्ट वगैरह जाएंगे तो एक जज ऊपर बैठा हुआ है, उसके बाद में नीचे में सब लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा ऑड न लगे बच्चे को करके, क्या होता है कि सबका जो सीटिंग एरिया होता है वो समान होता है, गोल आकार में, खास तौर पर अगर हो सके तो गोल आकार में, या तो फिर सामने में जो जजेस हैं वो, या पीछे में जजेस के बाद जो भी कार्यकर्ता गया होगा वो होंगे, उसके माता पिता होंगे बच्चे के, ठीक है। तो इतने लोग ही सगे संबंधी उसके हो सकते हैं जिसे बच्चा बोले कि ये मेरे साथ में आ सकते हैं। यही बात इसमें पूरी तरह से कही गई है। देखें, बोर्ड सुनिश्चित करेगा केवल उन व्यक्तियों को ही बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए जिनकी उपस्थिति में बालक सहज महसूस करे। बोर्ड अपनी बैठकों में के अनुकूल परिसरों में आयोजित करेगा तथा वे परिसर किसी भी स्थिति में न्यायालय जैसा नहीं दिखेंगे। यही बात मैंने बताया है ना, न्यायालय जैसा नहीं होना चाहिए बोर्ड, साधारण कमरे की तरह होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, तो धारा 7 में क्या दिया गया है? बोर्ड के कृत्य दिए गए हैं, है ना, कि कैसा कार्य करेगा बोर्ड। तो बोर्ड के कृत्य देख लेते हैं।
धारा 4 में हमने क्या देखा था? धारा 4 में हमने देखा था बोर्ड का गठन संरचना। धारा 5 में हमने देखा था बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल। धारा 6 में हमने देखा बोर्ड की बैठकें। ठीक है। अब धारा 7 में हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है जी। धारा 7 में हम लोग देख रहे हैं बोर्ड के कृत्य कि बोर्ड का जो कृत्य होगा वो कैसा होगा। तो बोर्ड निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्य करेगा, अर्थात क्या करेगा, इनमें जो जो भी दिया गया है उतने कृत्य उन्हें करने पड़ेंगे। तो पहला देख लेते हैं, कभी भी आवश्यक हो बोर्ड एक अनुवादक। क्या होगा? यदि बालक कहीं दूसरे राज्य से है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसे भाषा समझ में नहीं आती है तो अनुवादक का व्यवस्था करेगा। इसके अलावा जहाँ कहीं अपेक्षित हो उल्लंघन का विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए प्रारूप 14 में पुनर्वास कार्ड जारी करना। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, इसमें 45 प्रकार के कार्डों की व्यवस्था की गई है। कितनी? 45 प्रकार के प्रारूप, जो बात कही जा रही है प्रारूप है, लास्ट में दिखाऊंगा आपको। प्रारूप है एक ऐसे करके हर मतलब बैठक किस प्रारूप बैठक कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब उसमें प्रारूप में दिया गया है। तो प्रारूप एक से लेकर के प्रारूप 45 तक दिया गया है। तो प्रारूपों की संख्या अगर पूछी गई गलती से, खैर गलती से ही पूछेगा, प्रारूपों की संख्या कितनी है इसमें, इस अधिनियम में, तो 45 प्रारूप दिए गए हैं। मतलब बैठक कहाँ होगा, कैसी होगी, प्रोसीजर क्या होगा, हर चीज ऑलरेडी लिख कर दिया गया है। केवल जे बोर्ड और CWC बोर्ड को उन जो प्रारूप है उसमें भरना होता है। ठीक है, तो प्रारूपों की संख्या कितनी है इसमें? 45 है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जहाँ कहीं अपेक्षित हो वहाँ स्कूल में बालक का पुनः दाखिला। अब क्या होता है कि प्रोसीजर जब चल रहा है तो कई बार ये होता है कि बच्चे को का स्कूल मिसिंग हो जाता है, तो सुनवाई के दौरान यह क्या नहीं चल रहा है जी। चलो ठीक है। तो क्या होगा, स्कूल में अगर उसका दाखिला, उसका पढ़ाई में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो बोर्ड चाहे तो उसको कोई भी स्कूल में जहां वो पहले से भर्ती होगा या अन्य स्कूल में उसको भर्ती कराने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, बालक को विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जांच और निपटान सुकर बनाने को अन्य जिलों में भेजा जा सकता है। यदि बालक क्या है अन्य जिले से संबंधित है तो उसे उनके जिले में भेजा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा विधि के उल्लंघन करने बालकों से संबंधित बाल देखरेख संस्था को निरीक्षण करना, ध्यान दिए जाने योग्य किन्हीं त्रुटियों के मामले में निर्देश जारी करना, सुधारों के सुझाव देना, ये सब क्या है, बोर्ड के कार्य हैं। ठीक। इसके अलावा अनुपालन की मांग करना, कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही करते पाए जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करना। ठीक है। उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश जिला बाल संरक्षण इकाई को करना। तो जिला बाल संरक्षण इकाई को सही के जो कार्य है उसके लिए क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। ठीक। और इसके अलावा प्रत्येक संरक्षण गृह में जहां पर भी या जे बोर्ड जहां पर बैठक होता है वहां पर क्या रखेगा, एक डिब्बा रखेगा, सुझाव पेटी रखेगा। सुझाव पेटी को हमेशा क्या करेगा, हर महीने कम से कम एक बार सुझाव पेटी को उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। ये क्या हो गया, हमने क्या देखा, हमने देखा जे बोर्ड के बारे में। अब देखते हैं विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रियाएं क्या क्या होती है। तो ये दिया है अध्याय 3 में। ठीक है, ये बात कही गई है अध्याय 3 में, विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, वो कहाँ दिया गया है, अध्याय 3 में दिया गया है। तो
धारा अध्याय 3 धारा 8 का जो पहला है, पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। तो यदि बालक को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है जेजे बोर्ड के पास में, तो कौन कौन सी कार्यवाही पुलिस को करना है इसके संबंध में धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, जिन मामलों तो देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। तो जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभी कथित हो। ठीक है, अब जघन्य अपराध के बारे में आप लोग जान रहे हो, है ना। परिभाषा पिछले क्लास में हमने देखा है कि जघन्य अपराध क्या है ना, कम अपराध क्या है, छोटा अपराध क्या है, सबके बारे में हमने पढ़ा है। तो जघन्य अपराध जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभी कथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसे अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा। उसके पश्चात प्रारूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और जहां कहीं लागू हो बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेसित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कई बार क्या होता है कि परिवार परिवार क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, माँ बाप, ठीक है, भाई बहन, सब उसमें क्या हो जाते हैं, परिवार का साथ देने लग जाते हैं। तो यदि कोई भी मामले में एक वयस्क व्यक्ति बालक के साथ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे मामले में बोर्ड क्या करेगा, एफआईआर नहीं करेगी। एफआईआर क्या होता है, नहीं करेगी। तो एफआईआर नहीं करेगी तो क्या करेगी, एफआईआर नहीं करके तो दैनिक पंजीयन पंजी होता है हर थाने में, उस पंजी में क्या किया जाएगा, उसे साधारणतः लिखा जाएगा उसके बारे में, और फिर उसके बाद में उसमें चेक किया जाएगा, उसका आदेश किया जाएगा कि जाकर देखिए कि क्या सच में ये मामला है, ऐसे करके। तो उसके बाद में जब उसका चेक किया जाएगा, जाकर देखा जाएगा, देन उसके बाद में जो प्रारूप 1 है, प्रारूप 1 के अनुसार फिर फॉर्म को फिल किया जाएगा, और प्रारूप 1 के अनुसार क्या होगी, कार्यवाही को पंजीकृत किया जाएगा, पंजीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बात क्या दी गई है। तो दूसरी बात कही गई है पुलिस द्वारा और कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई के बारे में अगर बात करें तो दूसरी कार्रवाई क्या होगी, जब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है, तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार सौंपेगी, जो तत्काल इस सबको सूचित करेगा। ठीक है, मतलब अगर पकड़ा जाता है तो जो पुलिस इकाई गठित की गई है उसे क्या देना पड़ेगा, जानकारी तुरंत प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बालक के माता पिता संरक्षक को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है। आगे देखते हैं, संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है। जो भी परिवीक्षा अधिकारी होता है वहाँ का, उसे भी क्या किया जाएगा, सूचित तुरंत किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बालक को पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला अधिकारी को सूचित किया जाएगा। जब उसे किसी भी जेजेबी के सामने या सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा बालक को, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ में मामला अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी साथ में होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बालक को हवालात में कभी भी नहीं भेजा जाएगा, है ना। हमने पिछले क्लास में भी बात किया था इसके बारे में। कारावास में बालक को कभी भी नहीं रखा जाएगा, थाना परिसर में भी बालक को नहीं रखा जाएगा। तो कहाँ रखा जाएगा, विशेष पुलिस संरक्षण गृह में, संरक्षण गृह में बालक को रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य बातें क्या है। तो बालक को कभी भी हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, है ना, और बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उनके माता पिता संरक्षण के माध्यम से दी जाएगी जो आरोप बालक पे लगा हुआ है। बालक को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें
तुमने ये किया है तो इसलिए तुम्हें पकड़ा गया है। बालक को कोई भी अगर जानकारी देनी है तो उसके संरक्षक, मतलब जो भी उसके पालक हैं वो उपस्थित हैं, तभी उनको किसी भी बात की जानकारी दी जाएगी। ठीक है। और एक चीज और है, डायरेक्टली पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे। ठीक है। जो उनका जो कोर्ट है, जो प्रोसीजर है, उस पे नहीं होंगे, बल्कि किस में होंगे, सिविल ड्रेस में उनसे बात करेंगे। ये भी है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें दिया गया है, मैंने मुख्य मुख्य चीजों को बता दिया है ना। इसके अलावा बात करें तो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। देखो वही बात है। ठीक है। कि बालक को यदि कुछ चोट वोट आया है तो यथा स्थिति सबसे पहला कहाँ ले जाया जाएगा, सबसे पहले ले जाया जाएगा अस्पताल। देन उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका क्या किया जाएगा, उसे काउंसलिंग के द्वारा उसके अपराध को स्वीकार करने के लिए मनाया जाएगा। कभी भी थर्ड डिग्री टाइप से, मतलब मारपीट करके बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा बालक किसी कथन पर हस्ताक्षर को नहीं, बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा। मतलब पुलिस क्या नहीं करेगी, जबरदस्ती किसी से सिग्नेचर नहीं करवाएगी। इसके अलावा बालक को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। तो निशुल्क उन्हें निशुल्क उन्हें क्या प्रदान किया जाएगा, निशुल्क उन्हें सहायता प्रदान किया जाएगा, विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था विधिक सहायता अधिनियम 1987, है ना। तो उसके तहत इन्हें क्या किया जाएगा, विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बाल पुलिस अधिकारी कौन से कपड़े में होंगे, तो जैसे मैंने बताया कि बाल पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में होंगे, है ना। बाल पुलिस अधिकारी बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी प्रारूप एक में अभिलिखित करेगा। मतलब किस कंडीशन में बालक को पकड़ा गया है वो प्रारूप एक में ही दिया गया है। तो प्रारूप एक बेसिकली पंजीबद्ध करने के लिए दिया गया है। ये था इसका विशेष पॉइंट। अब आगे की बात करें तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को धारा 9 है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। तो बोर्ड के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, तो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व यदि बोर्ड में कोई भी सदस्य है, ठीक है, एक या एक से अधिक सदस्य है, या विशेष परिस्थिति अगर हो गई तो किसी भी सदस्य के पास में बालक को जो उस समय उपस्थित हो उसके समक्ष बालक को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है। देखते हैं, जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभी कथित बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाले रिपोर्ट के साथ में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। बालक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसे जिसके अंतर्गत बालक को संप्रेक्षण गृह में या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास में भेजना भी है। बोर्ड यह तय करेगी कि बालक को कहाँ रखना है, कौन से संप्रेक्षण गृह में रखना है, या उसे उसके पालक के पास में पुनः भेजना है, बोर्ड तय करेगा। ठीक है। जहां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बाल अधिनियम की धारा 83 के अधीन आता हो, जिसके अंतर्गत वह बालक कभी है जिसको अभ्यार्पित किया गया शामिल है, वहां बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद उसे बालक को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में आवश्यक कार्रवाई तथा पुनर्वास के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए समिति को भेज सकता है। वही बातें हैं, घुमा घुमा के एक ही बात को कहा गया है ना। पहले क्या करेगी बोर्ड, यह जांच करेगी, जांच करने के बाद में उसे समिति के पास में भेज दिया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो धारा
10। प्रस्तुत किए जाने के बाद में बोर्ड की क्या प्रक्रिया होगी, है ना, इसके बारे में दिया गया है धारा 10 में। तो बोर्ड क्या क्या कार्य करेगा, एक किसमें है, धारा 10 में है। ठीक है। तो बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसे गिरफ्तार किए जाने की परिस्थितियां तथा उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के उस बालक को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी व्यक्तियों अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और बोर्ड बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे। इन आदेशों को अधिनियम की धारा 17 और 18 के अनुसार पारित किए जाने के आदेश शामिल है। मतलब पूरी तरह से हर कार्य, हर चीज की समीक्षा करने के बाद में कि कौन से अधिकारी ने पकड़ा है, किस कंडीशन में पकड़ा है ना, पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद में धारा 17 और धारा 18 के तहत क्या कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। इसके अलावा यदि बालक पहली पेशी के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और अभिलेखों पर विचार करने पर उसके द्वारा विधि के उल्लंघन किए जाने का अभिकथन निराधार प्रतीत हो या जहां बालक द्वारा छोटे मोटे अपराध किए जाने की अभिकथन किया गया हो वहां मामले का निपटान करना। ठीक है। तो पहली बार में यदि लगता है कि बालक के ऊपर आरोप निराधार है तो पहले ही आदेश में उसे क्या कर दिया जाएगा, निपटान करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है वहां बालक को समिति के पास भेजा जाएगा। समिति मतलब CWC के पास में भेजा जाएगा यदि संरक्षण की आवश्यकता है। हाँ, वो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जी, यहाँ तो नेटवर्क अच्छा है, ठीक चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हम भी देख रहे हैं यूट्यूब में है ना, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ। इसके बाद में जांच लंबित रहने के समय छोड़े जाने सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की अगली तारीख अधिसूचित करेगा जो कि पहली संरक्षित जांच की तारीख से अधिकतम 15 दिन के बाद में होगी। मतलब यदि कोई मामला लंबित हो जाता है फर्स्ट सुनवाई के बाद में तो दूसरी सुनवाई की जो तारीख होगी वो 15 दिन के बाद में तय की जाएगी और 15 दिन के बाद में दूसरी सुनवाई की जाएगी। और प्रारूप 5 में आदेश के माध्यम से परिवीक्षा अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध न होने के मामले में बाल कल्याण अधिकारी संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मांग बोर्ड कर सकती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोर्ड का प्रोसीजर हो गया, है ना। वही सब प्रोसीजर है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आगे देखते हैं अगली धारा क्या है। तो अगली धारा है धारा 10 का। ठीक है। धारा 10 का थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, इसलिए है क्योंकि इसमें अपराध का निर्धारण करना है कि कौन सा अपराध क्या है। ठीक है। तो अपराध का प्राथमिक निर्धारण करने की बात कही गई है धारा 10 का में। धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण, बोर्ड प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है, यदि नहीं तो बोर्ड अधिनियम की धारा 14 के बंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा। अधिनियम के 14 में क्या किया गया है, अधिनियम के 14 में दिया गया था आयु से संबंधित जानकारी के बारे में कि आयु के संबंध में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उसके बारे में दिया गया है। नहीं, वीडियो यहाँ तो सही चल रहे हैं, यूट्यूब में ही है। ठीक, चलिए ठीक है। जांच की, अब इसके बाद में कौन सा अपराध जघन्य अपराध है इसके बारे में निर्धारित कौन करेगा, तो बोर्ड करेगा। और ये देखेगा कि क्या बालक की आयु 16 वर्ष है तो 16 वर्ष की आयु से अधिक होने पर अपराध को किस प्रकार से चलाना है ये तय करेगा। और यदि 16 वर्ष से कम है तो अपराध का जो प्रोसीजर है उसे किस तरह से चलाना है ये कौन तय करेगा, ये बोर्ड तय करेगा। यदि जघन्य अपराध
के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। ठीक है। प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी, मतलब ये माना जाएगा कि बालक निर्दोष है। ठीक है, निर्दोष मानकर उस पर कार्यवाही आगे की जाएगी। जहां बोर्ड जहां बोर्ड अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है, तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समुन्देशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें धारा 11 में, तो धारा 11 में दिया गया है जांच की समाप्ति। जांच कैसे समाप्त हो सकता है, तो जांच कैसे समाप्त हो सकता है उसके संबंध में जानकारी दी गई है धारा 11 में। बालक द्वारा अभी कथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामले में जहां अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है, वहां बोर्ड अधिनियम की धारा 18 में यथा निर्दिष्ट निपटान आदेश में कोई एक आदेश पारित कर सकता है। तो धारा 18 के तहत, ठीक है, धारा 15 धारा 15 धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद में निपटान किस में किया, अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट निपटान आदेश में से कोई एक आदेश पारित कर सकता है। मतलब क्या आदेश क्या होगा, उसका आदेश ये होगा कि बालक को या तो संरक्षण गृह में रखना है, ठीक है, या उसके फैमिली में भेजना है, कि उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। इस इन सब संबंध में धारा 18 में दिया गया है, उसके तहत मामले का निपटान किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। धारा 12 के बारे में देखते हैं। उसमें वही है कि धारा 18 के तहत मामले का निपटान किया जाएगा, धारा 15 के तहत और 14 के तहत जांच की जाएगी, और धारा 18 के तहत मामले का निपटान किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। धारा 12 की बात करें तो धारा 12 में दिया गया है जांच लंबित रहना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैसा है देखते हैं। अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 3 के प्रयोजनार्थ बोर्ड प्रारूप 11 में प्रत्येक मामले और प्रत्येक बालक का मामला निगरानी पत्र रखेगा। उक्त प्रारूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहां तक प्रारूप 11 में उल्लेखित जांच कार्य की प्रगति का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं में ध्यान रखा जाएगा, जिसमें की है क्या क्या है, जिसमें की है मामले के निपटान के समय सीमा सुनवाई की पहली तारीख को ही निर्धारित की जाएगी कि कब तक मामले का जांच और आदेश कब तक निपटान किया जाएगा। जांच कार्य की प्रगति की स्तंभ संख्या 2 में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी जिसके भीतर स्तंभ 1 में दर्शाए गए चरण संपन्न होंगे। बोर्ड मामलों के लंबित रहने के दौरे इत्यादि के विषय में तिमाही रिपोर्ट प्रारूप 12 में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा। पहला किसको प्रस्तुत करेगा, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को, और दूसरा जिला मजिस्ट्रेट को। ठीक है, प्रस्तुत करेगा, क्या प्रस्तुत करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा धारा 13 बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि कौन सी प्रक्रिया ये लोग फॉलो करेंगे। बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरण कौन सी प्रक्रिया फॉलो करेगा। अच्छा, वीडियो रुक गया है क्या सर?
अच्छा, आवाज ही नहीं आ रहा था। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ हाँ। अस- आवाज थोड़ा सा इशू था। ठीक है, यहीं बैठे रहो सर। चलिए ठीक है। अभिलेखों को नष्ट किए जाने के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभिलेखों को नष्ट किए जाने के संबंध में क्या है, यदि 7 वर्ष की आयु, 7 वर्ष या अपील की अवधि समाप्त होती है, कि अपील की जो अवधि है वो मतलब किस ड्यूरेशन तक में उसकी अवधि होगी, किस ड्यूरेशन तक क्या चलेगा, वह प्रक्रिया चलेगा, है ना। और प्रक्रिया या अवधि, या तो फिर 7 वर्ष या फिर प्रक्रिया की जो अवधि है तब तक, उनमें से जो भी अधिक हो, उसके बाद में क्या होगा, न्यायालय जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी दस्तावेज होगा, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और न्यायालय उसका क्या करेगी, उस अभिलेख का निपटान करेगी, अर्थात उसे या तो नष्ट किया जाएगा किसी भी तरीके से, या जला दिया जाएगा। ठीक है। परंतु एक बात है इसमें, परंतु बात यह है कि जघन्य अपराध के मामले में जहां अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के खंड 1 के अधीन बालक को विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाए, वहां ऐसे बालक को की दो सिद्धि के संगत अभिलेखों को बाल न्यायालय अपने पास रखेगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि जघन्य किस्म का अपराध है ना, जैसे कि वो दिल्ली वाला जो आप बोल रहे थे, है ना। ठीक है। तो ऐसी मामला है अगर, तो क्या करेगा, जो न्यायालय है बाल न्यायालय, उसे अपने पास में उसका रिकॉर्ड रखेगा। चलिए ठीक है। अब आ रही है ना आवाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 के बारे में बात करें तो अध्याय 4 में बाल कल्याण समिति के बारे में जानकारी दिया गया है, सीडब्ल्यूसी के बारे में बात की गई है अध्याय 4 में। ठीक है। इसका भी प्रोसीजर सेम टू सेम वैसा है जैसे कि जेजेबी का होता है। तो क्या है इसका, एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में भी आप लोग का रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में, इसके संबंध में अध्याय 4 धारा 15 में इसकी जानकारी दी गई है। एक्ट में कितने में था, एक्ट में धारा 27 में सीडब्ल्यूसी के बारे में जानकारी थी। और रूल में कितने में है, रूल में धारा 15 में उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो एक्ट की बात करें तो एक्ट में कहाँ था, धारा 27 में। और रूल की बात करें तो रूल में कहाँ पर है, रूल की बात करें तो रूल में आप लोग देख पा रहे हैं, रूल में धारा 15 दिया गया है। धारा 15 में सीडब्ल्यूसी के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। तो कैसा होगा ये, तो सरकार चाहेगी तो प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक सीडब्ल्यूसी का गठन किया जाएगा, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित करके किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों के नियम 87 के अधीन चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की आयु 35 वर्ष जो उसमें था, है ना, जेजेबी में था वैसे ही।
और जिन्हें शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान, मानव विकास या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होने चाहिए। मतलब जो इनमें बात कही गई है, बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, सामाजिक कार्य, समाज विज्ञान या मानव विकास विधि, या इसके अलावा कौन सा था, शिक्षा के क्षेत्र में, वो यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति भी था, है ना। तो ये सब क्या है, या डिग्री के साथ व्यवसाय कृतिक सेवानिवृत्त न्याय अधिकारी होने चाहिए। या कौन कौन से क्षेत्र हो गए, बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, सामाजिक कार्य, ठीक है, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान या मानव विज्ञान, मानव विकास विज्ञान, विधि क्षेत्र में डिग्री, ठीक है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, और यहाँ क्या है 7, और ये क्या है 8। तो 8 क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, समिति के सदस्यों की अगर कार्यकाल की बात की जाए तो अधिकतम 3 साल या 2 कार्यकाल। अधिकतम 3 साल का कार्यकाल हो सकता है, लेकिन कितने बार हो सकता है, 2 बार कार्यकाल हो सकता है। अधिकतम 3 साल के लिए 2 बार कार्यकाल इनका हो सकता है। आगे देखते हैं, चयन होने पर सभी व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख से 60 दिनों के अवधि में नियम 89 के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। 60 दिन के अंतर्गत हमने देखा था में 60 दिन में इन्हें क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका किसमें जिक्र है, इसमें नियम 89 में जिक्र है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को 1 महीने के लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। तो त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, सरकार को नोटिस देकर, अर्थात सरकार कौन होता है, कलेक्टर को नोटिस देकर क्या किया जाएगा, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, समिति के नियम और प्रक्रियाएं क्या क्या होंगी, तो इसके बारे में धारा 16 में दिया गया है, समिति के नियम और प्रक्रिया। ठीक, वही सब नियम होंगे जो पहले देखे थे। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य कोई भत्ता दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, लेकिन यह भत्ता प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपये से कम नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें यात्रा भत्ता आदि दिया जा सकता है। ठीक है, तो समिति के नियम एवं प्रक्रियाएं दी गई हैं। चलो ये बोल देते हैं इन लोगों को। अच्छा, आप YouTube में अगर देख रहे हैं तो एप्स में जाइएगा, एप्स में आपको क्लियर दिखेगा, है ना। YouTube में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एप्स में आप यह लेक्चर पूरा आगे देख सकते हैं, है ना। 5 मिनट में अपन क्लास ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो एप्स में देख लीजिएगा क्लास को, एप्स में कोई भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो वो क्या हो गया, धारा हमने क्या देखा, धारा क्रमांक देखा 18, ठीक है। धारा क्रमांक देखा हमने 16, समिति के नियम और प्रक्रिया, कौन से नियम में समिति कार्य करेगी इसके बारे में जानकारी देखी। इसके अलावा इसमें वही सब है जो जे एक्ट में जो भी नियम था, सेम टू सेम नियम इसमें भी दिया गया है। वैसे ही बालक के समक्ष, बालक के नज़दीकी संरक्षण गृह में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, है ना। बैठक की प्रक्रिया में कोई भी ऊंची कुर्सी में नहीं बैठेगा। इसके अलावा बालक को हमेशा कंफर्ट दिया जाएगा, बालक के पालक उसके साथ में रहेंगे, बालक से जबरन कोई भी प्रकार का पूछताछ नहीं होगा। वही प्रक्रियाएं यहाँ सिमिलरली सेम टू सेम रिपीट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं समिति के अतिरिक्त कृत्य के बारे में बात करते हैं। तो समिति का अतिरिक्त कार्य क्या होगा, इस अधिनियम के अधीन धारा 30 के अधीन अपने कृत्यों और उत्तरदायित्व के अतिरिक्त समिति अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कृत्य करेगी वो इस प्रकार होंगे। इसके अलावा जो बालकों से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, बैठक से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, इसके अलावा भी समिति को कार्य करना पड़ेगा, जिसके बारे में जानकारी धारा 17 में दी गई है, ठीक है। धारा 17 में दी गई है। तो क्या क्या कार्य है ये देख लेते हैं। तो कार्य क्या क्या है, जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसे क्या किया जाएगा, उसे पंजीबद्ध किया जाएगा, उसे रजिस्टर में रक्षित किया जाएगा। जिसमें क्या क्या होगा देख लेते हैं। समिति के समक्ष लाए गए बालकों की प्रविष्टियां और विवरण तथा जिन बाल देख रहे संस्थाओं में बालकों को रखा गया, संस्थाओं के बारे में ब्यौरे, जिन स्थानों पर बालक को भेजा गया उन स्थानों के पते, बंद पत्रों का निष्पादन, ठीक है, संस्थाओं के दौरों सहित आने जाने का विवरण, कहाँ कौन गया कब गया इसका पूरा विवरण होगा। दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए गए बालकों की जानकारी, प्रयोजन में रखे गए या रखे जाने के लिए अनुशंसित बालक, ठीक है, व्यक्तिगत या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालक, किसी अन्य समिति को भेजे गए या किसी अन्य समिति से प्राप्त हुए बालकों की जानकारी, बालक जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है, मतलब जिनके संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी उनकी जानकारी। तो इस प्रकार से सभी जानकारियों का क्या रखेंगे, ब्यौरा रखा जाएगा। अनुवर्ती पश्चवर्ती देखरेख में रखे गए बालक, समिति का निरीक्षण अभिलेख, कहाँ कहाँ समिति ने निरीक्षण किया है ना, सब सबके बारे में जानकारी कहाँ होगा, सबके बारे में जानकारी अतिरिक्त कार्य के रूप में जो भी समिति है सीडब्ल्यूसी समिति वो अपने पास में अभिरक्षित करके रखेगी। अभी तो वॉइस आ रहा है। आ रहे हैं सर। चलिए, समिति के बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख रखेगी, है ना। समिति क्या क्या कार्य करती है इन सब के बारे में जानकारी। क्या हुआ जी, आवाज तो आ रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या, अध्याय 5 के बारे में बात करते हैं, है ना। आवाज तो आ रही है जी। तो अध्याय 5 के बारे में बात करते हैं। देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पहला क्या होगा, धारा 18 में और अध्याय 5 में दिया गया है देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रियाएं, ठीक है। तो समिति के समक्ष पहला प्रक्रिया है, समिति के समक्ष धारा 18 में
दिया गया है समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करना। तो समिति के समक्ष बालक को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो कोई भी पुलिस इकाई, ठीक है, कोई भी पुलिस इकाई, बाल पुलिस इकाई बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? समिति के समक्ष लेकर जाएगी और उन्हें सही क्या बोलना चाहिए, व्यवहार के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में वहाँ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो एक एक करके एक बार देख लेते हैं। देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों कार्य समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य समय के बाद ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां स्वतः ही समिति बालक के पास में जाएगी। ठीक है। तो देखिए, जो विशेष पुलिस इकाई है या बाल पुलिस इकाई, ठीक है, इसका गठन करेगा न्यायालय। इसका गठन करेगा न्यायालय, ठीक है। और न्यायालय जब गठन करेगा तो जरूरतमंद बालकों के कार्य समय के दौरान समिति के बैठक पर समिति के अध्यक्ष और कार्य स्थल पर ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ यह है कि न्यायालय जो भी बाल इकाई है, ठीक है, उसका क्या कर रही है? उसका निर्धारण कर रही है, उसका ड्यूटी रोस्टर बनाएगा कि कौन कौन से अधिकारी कब कब उपस्थित होंगे और उसी के अनुसार इनको क्या किया जाएगा, इनकी कार्य की ड्यूटी दी जाएगी और उन्हें उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। थोड़ा सा क्लास में दिक्कत हो रहा है आज, लग रहा है। चलिए एक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का। आज यही खत्म करते हैं क्लास को, दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। तो चलिए ठीक है, आज यही खत्म करते हैं। कल पूरा इसको खत्म करेंगे इस नियम को। आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो में नेटवर्क में इशू आ रहा है ना। बाकी एप्स में बहुत अच्छे से चल रहा है क्लास, थोड़ा सा यूट्यूब में दिक्कत है ना। कल पूरा क्लास करेंगे और कल में ये नियम खत्म हो जाएगा, ज़्यादा इसे खींचना नहीं है, सेम टू सेम है। आप लोग पूरी तरह से एक बार पढ़ चुके हो इस नियम को। सिमिलरली ये आपका क्या है, रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये समझ लीजिए। तो आगे की क्लास क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना। तो कल कंटिन्यू करेंगे, कल इस नियम को समाप्त करेंगे। देन उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पढ़ेंगे, या तो फिर या इसमें एक और विनियम है दत्तक ग्रहण विनियम, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, देखिए, दत्तक ग्रहण विनियम अगर कंप्लीट करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी जे एक्ट का ही पार्ट है ना। जे एक्ट का ही पार्ट है दत्तक ग्रहण विनियम 2022, है ना। तो इसको कल के क्लास में, कल के बाद में परसों इसको कंप्लीट कर लेंगे। देन इसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य वाला एक्ट पढ़ेंगे। देन उसके बाद में क्या पढ़ना है, मानसिक स्वास्थ्य के बाद में स्वापारक स्वपरक औषधि अधिनियम पढ़ेंगे, औषधि अधिनियम, ये सब पढ़ते जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य पढ़ेंगे, उसके बाद में स्वपरक औषधि अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे की क्लास जारी रहेगी और बहुत जल्दी विथ इन 15 डेज में आई थिंक ये क्लासेस अपन कंप्लीट करने के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद में लगातार मैराथन क्लासेस इसका क्वेश्चंस देखते जाएंगे, लगातार बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो मैं भी पॉसिबिलिटी है कि 15 दिन में आपका ये पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एमसीक्यूज करवाया जाएगा, पूरा एमसीक्यूज कराएंगे। दत्तक ग्रहण अधिनियम और
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, इसका पूरा एमसीक्यूज बहुत शानदार तरीके से आपके जब तक एग्जामिनेशंस नहीं होगा, ठीक है, तब तक लगातार एमसीक्यूज होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जुड़े रहिए हमसे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो।